हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी एबीपीडिया। आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ पार्ट 3 ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज आल्सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ टू पार्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड ऑन यूट्यूब। Part 1, Part 2 of important articles and amendments. This topic is very important for your upcoming NABARD Grade A exam, especially for the ESI section. Because once you analyze, जब आप एक बार analyze करेंगे पिछले 3-4 साल के पेपर, so you will find one question. In fact, more than one questions are being asked specifically from this topic. So ये बहुत relevant topic है. एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है, सो वो मिस आउट नहीं करना होता. So without wasting any further time, let's start our video. Let's directly delve into the topic. हमने आर्टिकल 35 तक बेसिकली व्हाट वाज दैट फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 वहां तक हमने कवर कर लिए थे. इनफैक्ट आर्टिकल 1 to 35 जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे हम देख चुके हैं. ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्विकली लुक फॉरवर्ड. मतलब आर्टिकल 35 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज उनसे डील करेंगे. तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट के बाद कौन से आर्टिकल्स आते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच आर फ्रॉम आर्टिकल 36, विच आर फ्रॉम जस्ट अ सेक आर्टिकल 36 टू 51. 36 से लेके 51 तक क्या है आपके? डीपीएसपी. अब क्या सारे के सारे वर्ड टू वर्ड याद करने हैं? नो, यू डोंट नीड इट टू क्रैम अप वर्ड बाय वर्ड. आपको मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए, आपको बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए. जो इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के, वो मैंने यहां पर लिख दिए. आपको वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली याद नहीं रखना, बट हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली किसके बारे में कौन सा आर्टिकल है, वो जरूर पता होना चाहिए. राइट. सो आर्टिकल 36 में क्या है? डेफिनेशन. किस चीज की? स्टेट की. और बेटर डीपीएसपी की. आर्टिकल 36 में डेफिनेशन किस चीज की है? डीपीएसपी की. कि भाई डीपीएसपी क्या चीज है? बेसिकली डीपीएसपी क्या होते हैं? ये जो फंडामेंटल होते हैं, गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो क्या ये लीगली आपके एनफोर्सेबल होते हैं? नो. लाइक फंडामेंटल राइट क्या है? वो मैंडेटरी है. गवर्नमेंट को, आपको फंडामेंटल सिटीजन को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करने मैंडेटरी होती है, उनके ऊपर मैंडेशन होती है. पर क्या गवर्नमेंट के ऊपर डीपीएसपी लागू करना मैंडेटरी है? नो, वो मैंडेटरी नहीं होता, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता. क्लियर है? बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस है स्पेशली जब गवर्नेंस एस्पेक्ट में, कि मान लो गवर्नमेंट को कोई स्कीम बनानी है, एनीथिंग फॉर द सिटीजन, तो वो डीपीएसपी को अपने दिमाग में रखते हुए ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के साथ उस स्कीम को आपके सामने लेके आए. ये उस एक्सपेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लेजिटिमेट है. राइट. कि सोसाइटी, अगर एक गवर्नमेंट को एक वोट अपना मेंटेन करके रखना है, उनको अपना दिखाना है कि उन्होंने काम किया, तो इस चीज को साथ लेके चलना पड़ता है उनको. डीपीएसपी इसकी वो वाली इंपॉर्टेंस है, लेजिटिमेसी है. राइट. और विद टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आते हैं इनफ, तो वो कुछ आर्टिकल्स को डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट भी बनाती है, या फिर उसके ऊपर पर्टिकुलर लॉ भी बनाते हैं. राइट. जैसे जैसे उनके पास रिसोर्सेज इकट्ठे होते चले जाते हैं. ठीक है. इतनी इंफॉर्मेशन अपने एग्जाम के लिए इनफ है. बेसिकली यहां पर हमें आर्टिकल्स का ज्यादा पता होना चाहिए. सारी इंफॉर्मेशन आपको इसलिए बताइए सो दैट आपको चीजें समझ में आए. रटने से ज्यादा आपको जब समझोगे तो रटना कम पड़ता है. ओके. सो आर्टिकल 36 में डेफिनेशन है. ऑब्वियसली देखो, स्टार्टिंग में डेफिनेशन ही देंगे, लाइक 12, 13, 14 जो फंडामेंटल राइट के थे, उसमें आर्टिकल 12 में क्या डेफिनेशन ही बता रखी थी कि स्टेट की क्या डेफिनेशन है. आर्टिकल 13 में एक पर्टिकुलर था कि लॉ जो है वो कॉन्ट्रावेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी फंडामेंटल राइट से. ओके. सो आर्टिकल 37 इसमें एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, कि डीपीएसपी की यूज क्या है, जो मैंने आपको बताया ना, फंडामेंटल ऑफ द गवर्नेंस, वो वाला. ये बेसिकली पिलर है गवर्नेंस की, तो वो चीज इसमें लिखी हुई है आर्टिकल 37 में. ओके. नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 39A. अब 39A का क्या मतलब है? कि ये अमेंडमेंट से बाद में ऐड किया गया. राइट. सो आर्टिकल 39A ये फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल जस्टिस, बेसिकली फ्री लीगल एड. इसको ऐसे याद रखेंगे, फ्री लीगल एड. क्या सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइडेड है? नो. इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज है, लाइक जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर, सबको अब अलाउड नहीं है, सारे सिटीजन को नहीं है. कुछ कैटेगराइजेशन है, सिर्फ उनको फ्री लीगल एड बाय द गवर्नमेंट, जो बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते, हु कैन नॉट अफोर्ड लीगल एड व्हेन रिक्वायर्ड,
उस केस में जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी हो उनको, तो वो आर्टिकल 39A के अंदर है, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। उनका फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर रखा है जिसको नालसा एक्ट बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी जाती है, जो टर्म्स एंड कंडीशन से अगर उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तब। ओके, तो आप कैसे याद रखेंगे आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड, इससे आपको रिमेंबर हो जाएगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 40, इसके बारे में मैं कहीं बार बात कर चुका हूं। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? फॉर्मिंग अ विलेज पंचायत, राइट। आर्टिकल 40 किसके बारे में है? विलेज पंचायत फॉर्म करने के बारे में है। जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है, जिससे पंचायती राज को हमने एस्टैब्लिश करा है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आज हम देखेंगे। और 73rd और 74th अमेंडमेंट है जिसके थ्रू हमने पंचायती राज को एस्टैब्लिश करा है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, और म्युनिसिपैलिटी भी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट 74th अमेंडमेंट के थ्रू, राइट। तो उससे क्या हुआ है कि जो आर्टिकल 40 है उसको हमने लीगलाइज करा है बेसिकली उस अमेंडमेंट से, राइट। सो आर्टिकल 40 इज अबाउट फॉर्मिंग अ विलेज पंचायत। आई होप आर्टिकल 40 ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको जरूर रिमेंबर करेंगे आर्टिकल 40 को। इट इज अ डीपीएसपी एंड इट इज रिलेटेड टू विलेज पंचायत, दैट्स इट। देन कम्स आर्टिकल 41, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड इन सब सर्कमस्टांसेस पब्लिक सपोर्ट। क्लियर है? यहां पर क्या बात कर रखी है? एम्प्लॉयमेंट का राइट मिले, सबको काम मिले, राइट, एजुकेशन मिले, यहां पर ये बात करके इन सर्कमस्टांसेस पब्लिक सपोर्ट मिले। ये डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट नहीं है, दैट इज द रीजन कि सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करी जाती, क्योंकि मैंडेट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। देन कम्स आर्टिकल 43, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिविंग वेजेस, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। यहां पर क्या बात कर रखी है कि वर्कर्स को एक लिविंग वेज प्रोवाइड करी जाए। लिविंग वेज और एक मिनिमम वेज में क्या डिफरेंस होता है? लिविंग मिनिमम वेज तो होता है कि बस बेसिक, बस आपका रोटी कपड़े मकान इतना पूरा हो जाए, उतनी वेज मिल जाए। लिविंग वेज मतलब थोड़ी सी ज्यादा उससे, कि आपके थोड़े बहुत और चीजें आपकी लाइफ में पूरी हो पाए, उसको लिविंग वेज बोलते हैं। तो आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट दैट थिंग। देन कम्स आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली बात करता है सोशलिज्म के ऊपर, ज्यादा नहीं जाना, डोंट वरी। वर्कर्स को इंडस्ट्रीज का भी मैनेजमेंट का पार्ट बनाने की बात कर रहे हैं, कि वे वर्कर्स सिर्फ ऐसे काम कराए और वो नहीं, उनको आप इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट का ही पार्ट बनाओ, उनसे गाइडेंस लो, उनको साथ साथ इन्वॉल्व करो, सो दैट दे ऑल्सो फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ओके, पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 44, which is related to uniform civil code, which is related to uniform civil code, UCC। and UCC क्या चीज होती है? UCC बेसिकली क्या है कि हमारी इंडिया के अंदर, इंडिया बहुत डाइवर्स नेशन है, किस मामले में? ज्योग्राफी के मामले में भी और रिलीजन के मामले में स्पेसिफिकली। हमारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट, हर रिलीजन के बहुत ज्यादा लॉज बने हुए हैं, लाइक हिंदू कोड बिल, मुस्लिम्स के लिए उनका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, राइट। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रूलिंग की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट को जब रूलिंग देनी होती है तो उनके लिए कई बार बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू दीज सो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लॉज। तो उसको एक सिंगुलर लॉ के अंदर यूनिफाइड एक कोड बनाने की बात हो रखी है, किसके अंदर? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, ठीक है। दिस इज इनफ। तो आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूसीसी, और इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट है गोवा, राइट, जिसके अंदर यूसीसी इंप्लीमेंट हुआ है। दिस इज द ओनली स्टेट वेयर यूसीसी इज एप्लीकेबल। उन्होंने, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने खुद लागू किया हुआ इसको, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 44 यूसीसी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 45, नेक्स्ट कम आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। हमने जब फंडामेंटल राइट्स में देखा था आर्टिकल 21A, राइट। तो आर्टिकल 21A टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन, और वो एक 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, और उसी 86 अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 45 को भी अमेंड किया गया था। पहले जो 6 to 14 ईयर्स तक की एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात होती थी, वो एक डीपीएसपी था, वो आर्टिकल 45 के अंदर था, राइट। बट इन 2002 थ्रू 86 अमेंडमेंट उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि 6 to 14 ईयर्स एज तक के बच्चों को अब जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बट 0 to 6 ईयर्स तक के एज के जो बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट एनडीयर करेगी, कि ट्राई करेगी कि उनको भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए इन फ्यूचर। वो किसके अंदर लिखा हुआ है? आर्टिकल 45 के अंदर। अर्लियर 6 to 14 वाली चीज आर्टिकल 45 के अंदर थी, जिसको अमेंड करके फंडामेंटल राइट बना दिया गया, नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 21A। सो नाउ आर्टिकल 45 ऑल्सो, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ चिल्ड्रन 0 to 6। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इतनी चीजें याद हो रही होंगी आपको। देन कम्स आर्टिकल 46, it talks about the promotion of education and economic interest
ऑफ शेड्यूल कास्ट, एसटी एंड ओबीसीज, राइट। ये वेलफेयर मतलब वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं, राइट, उनके वेलफेयर की बात हो रखी है किसके अंदर, आर्टिकल 46 के अंदर, दैट्स इट। देन आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, कि ये बात कर रखी है भाई पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करा जाए, ये स्टेट की ड्यूटी बनती है। इसी के बेसिस पे ही तो गवर्नमेंट इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है हेल्थ से रिलेटेड, जिसके अंदर लोगों की जो पीपल, जो सिटीजन ऑफ इंडिया की हेल्थ के इनिशिएटिव, हेल्थ को इंप्रूव करने की बात होती है, राइट। तो ऑल दैट कम्स अंडर आर्टिकल 47। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी साथ साथ। देन कम्स आर्टिकल 48, इट डील्स विद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NABARD एग्जाम। Article 48 talks about improvement in the field of agriculture and animal husbandry, right? इसमें मॉडर्नाइजेशन की बात हो रखी है कि एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन आए, इंप्रूवमेंट लेके आओ, डेवलपमेंट लेके आओ, ओके। देन कम्स आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। इंडिया के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं काफी सारे, लाइक ताजमहल एंड ऑल, तो उनकी प्रोटेक्शन की बात हो रखी है कि स्टेट की ड्यूटी बनती है कि उनको प्रोटेक्ट करे, right, because they are very crucial for the Indian nation, हर काफी सारे वे में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में भी, कल्चरल एस्पेक्ट्स में भी, राइट। देन कम्स आर्टिकल 50, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हो रखी है यहाँ पर, किसकी बात हो रखी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की, आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ओके। देन कम्स आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसकी बात हो रखी है यहाँ पर, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर एक इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छा करने की बात भी हो रखी है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो रखी होंगी। ये हमारे थे डीपीएसपी के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिनको एक बार काइंडली प्लीज गो थ्रू करें। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से पूरे टॉपिक से, आर्टिकल्स अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा, राइट, तो इसको मिस आउट ना करें। ओके, नेक्स्ट कम्स, अब हमारा कौन सा पार्ट की बात हो रही है यहां पर हमारे बात हो रखी है पार्ट 5 की। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, पार्ट, एक जस्ट अ सेक, इसको ब्लैक कर देते हैं, ओके। पार्ट 4 के बाद आता है पार्ट 4A। पार्ट 4A किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एंड कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A। So this is also an important point. Kindly note these down. There are 11 fundamental duties under Part 4A. इसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. That is the reason A यहाँ पर आपके सामने आया हुआ है. और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। 51 तक हमारे डीपीएसपी है, उसके बाद 51A के अंदर आपका फंडामेंटल ड्यूटी है. क्लियर है? आई होप दिस इज, आपको ये चीजें क्लियर हो रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो. ओके, ठीक है. नाउ एक सेकंड, जस्ट अ सेक. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कम, मतलब अब आएगा अपना पार्ट, पार्ट 5. नाउ कम्स पार्ट 5. हम पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं. पार्ट 4A तक हमने डील कर लिया. अब पार्ट 4A-5 किसकी बात कर रहे हैं, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके अंदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडीज होंगी, एग्जीक्यूटिव की बात होगी, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर की बात होगी, वो सारे इसी के अंदर होंगे. ओके, सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 52. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इसके अंदर किसकी बात कर रखी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की. दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जरूर रिमेंबर करेंगे. देन आर्टिकल 53, इट टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, कि एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब पावर का एक्सटेंट कितना है, किसका, यूनियन का. तो आर्टिकल 53 टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. देन कम्स आर्टिकल 54. देखो, इट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. सी, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है ना, वो इंपॉर्टेंट है. उससे इलेक्शन, उसकी इंपीचमेंट, इसके अंदर उसकी क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, ऑल दीज थिंग्स. सो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है, तभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं.
तो आर्टिकल 54 टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल से ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, जैसे इलेक्शन प्रोसीजर की बात हो रखी है, अपने को इलेक्शन प्रोसीजर नहीं समझना प्रेसिडेंट का, अपने को आर्टिकल पता होना चाहिए कि कौन सा है। देन आर्टिकल 61, इस पे तो 4-5 स्टार लगा लेना। प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इस पे तो 4-5 स्टार लगा लो, ठीक है। इसमें इंपीचमेंट की बात हो रखी है, किसके, प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 61, डू रिमेंबर दिस आर्टिकल। देन कम्स आर्टिकल 63, इट टॉक्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, it talks about the vice president of India. Article 52 talks about the president, article 63 talks about the vice president. I hope you do remember these things. Then article 64, it talks about the vice president to be the ex officio chairman of council of states. council of states मतलब राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और वो उनको बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से उनको जो ऑफिस मिलता है, उसी ऑफिस की वजह से उनको डायरेक्टली वो चेयरमैनशिप की जो गद्दी है वो मिलती है, राइट। उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, सीधा सीधा वाइस प्रेसिडेंट बन गए, उनको डायरेक्टली वहां पर चेयरमैन बना दिया जाता है राज्यसभा का, राइट। तो आर्टिकल 64 टॉक्स अबाउट दैट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर्टिकल 66, इट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हाउ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज कंडक्टेड, दिस इज बीइंग टॉक्ड इन आर्टिकल 66। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। Then comes Article 72. It talks about the pardoning powers of the President. Once again, very important. Once again, very very important. इसके अंदर किसकी बात हो रखी है, पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डन करने की पावर्स हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी बंदे को सजा दी तो उसके ऊपर भी कहीं अगर वो जा सकता है, अपील कर सकता है, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, वहीं उसको माफी दे सकते हैं। मैंडेटरी नहीं होता, उनको जैसे सही लगेगा प्रेसिडेंट को सही लगने का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। बट अभी आप प्रेसिडेंट ही समझो, तो प्रेसिडेंट को जो लगेगा सही तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको कंडीशनली वो पार्डन करेंगे, क्लियर है, ओके। देन कम्स आर्टिकल 74, इट टॉक्स अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 74 एज वेल एज आर्टिकल 75 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 74 क्या बात करता है कि प्रेसिडेंट अपने दम पे कुछ नहीं कर पाते, he works on the aid and advice of the council of minister only। सिर्फ एक या दो जगह पे डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट को, जहां पे वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, अदरवाइज he works only on the aid and advice of the council of minister। और ये कहां लिखा है, आर्टिकल 74, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्लीज काइंडली डू टेक नोट ऑफ देम, ओके। देन कम्स आर्टिकल 76, एक आर्टिकल 75 भी है, देयर इज आर्टिकल 75 आल्सो, जिसके अंदर किसकी बात हो रखी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 टॉक्स अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। बेसिकली क्या होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोकसभा है, राइट, लोकसभा एज अ बॉडी, एज अ कंप्लीट बॉडी, वो कलेक्टिवली, बेसिकली लोकसभा मतलब जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव जो है हमारा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दैट कंप्लीटली एज अ बॉडी इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो पूरी बॉडी, कोई सिंगल मतलब अपने आप को पूरी फैमिली की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, किसको, लोकसभा को। वो किसके अंदर बात हो रखी है, आर्टिकल 75। आप कैसे रिमेंबर करेंगे, आर्टिकल 75 टॉक्स अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट, you need to remember only this thing। Then comes article 76, it talks about the attorney general of India, very important article, article 76 and one article 148 भी आएगा अभी आगे, right, देखते हैं, आपके टाइम के साथ सब कुछ आता जाएगा। Then comes article 79, it talks about the constitution of parliament, कि parliament consists of not only just लोक सभा and राज्य सभा but also the president of India। पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। किसके अंदर बात हो रखी है, आर्टिकल 79 के अंदर, ओके। Then comes Article 80. It talks about the composition of Rajya Sabha. Article 80 talks about the composition of Rajya Sabha, कि राज्य सभा के अंदर कितने members होते हैं, कितने nominated members होते हैं and all that. Right? It is being talked in Article 80. Okay. Then comes Article 81. It talks about the composition of Lok Sabha, कि लोक सभा के अंदर कितने members होंगे, कैसे nominate होंगे and all these things. Right? Then comes Article 83. अब बेसिकली सारे के सारे आपके सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी बॉडीज है उसके बारे में बात होगी ना इस पूरे पार्ट में, तभी वो सारी चीजें आ रही है आपके सामने। आर्टिकल 83 टॉक्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि क्या ड्यूरेशन रहेगी, क्या लेंथ ऑफ पीरियड तक कोई लोकसभा बन रही है। बेसिकली क्या है कि लोकसभा इज अ डिसॉल्वेबल हाउस,
टेम्पररी हाउस होता है, 5 साल का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक अगर डिसॉल्व हो जाएगी कि 5 साल तक के बाद इलेक्शन नहीं होंगे, तो होना क्या चाहिए, 5 साल के बाद फ्रेश इलेक्शन होते हैं, नई लोकसभा आती है। बट राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है, लेकिन राज्यसभा एज अ हाउस इज अ परमानेंट बॉडी, बट लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, राइट। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो वो चीजें यहां पर लिखी है, ड्यूरेशन वगैरह लिखी है। देन आर्टिकल 93 इट टॉक्स अबाउट द स्पीकर्स एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 93 किसकी बात कर रहे हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की। सो आर्टिकल 105 टॉक्स अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या है ना कि कुछ पावर्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड होती है, राइट। तो उसकी बात किस में होती है, आर्टिकल 105 में, बिकॉज बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि जो भी वो बात बोल रहे होंगे हाउस के अंदर, उसको बाहर उनके उसके बेसिस पे बाहर उन पे कोई ट्रायल या उन पे कोई इल्जाम वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो किसके अंदर प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 105 के अंदर, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डू रिमेंबर दिस, आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस और पावर की बात हो रखी है, तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स आर्टिकल 109 इट टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स के रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोसीजर होता है, उसकी बात होती है। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दिस वन, आर्टिकल 110 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। आप 109 भले याद ना रखें, बट 110 को कभी भी नहीं भूलना। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल से रिलेटेड है आर्टिकल 110। क्या बता रखा है, किस किस को मनी बिल बोलते हैं, किस टाइप के जो कैटेगरी प्रोविजन की कौन कौन से प्रोविजन से रिलेटेड जो बिल होगा उसको मनी बिल बोलेंगे, वो आर्टिकल 110 के अंदर है, राइट। देन कम्स आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट। आर्टिकल 110 सॉरी आर्टिकल 112 112 आर्टिकल 112 टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली जिसको हम नॉर्मली बजट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी बजट वर्ड नहीं यूज हुआ हुआ, वहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको वो बजट बोल लिया जाता है, हम नॉर्मली इसको बजट बोलते हैं। वो कहां पर है, आर्टिकल 112 के अंदर, ओके। देन कम्स आर्टिकल 114 इट टॉक्स अबाउट द एप्रोप्रिएशन बिल्स। आर्टिकल 114 टॉक्स अबाउट एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बेसिकली इज व्हाट, इट इज आल्सो टाइप ऑफ मनी बिल जो बजट के अंदर पास होता है। बजट के अंदर दो मनी बिल्स पास होते हैं, एक फाइनेंस बिल और एक एप्रोप्रिएशन बिल, राइट। एप्रोप्रिएशन बिल किसके बारे, किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 114 114। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दो आर्टिकल 110 और 112, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स आर्टिकल 123, दिस इज आल्सो वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर ज्यादा स्पेशल फोकस दे रहा हूं आपके आगे। तो आर्टिकल 123 इट टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये ऑर्डिनेंसेस की बात कर रहा है। बेसिकली प्रेसिडेंट को क्या होते हैं, ऑर्डिनेंस की पावर होती है कि लेट्स से कि जो हाउस है, लेजिस्लेचर है, बेसिकली उसका काम होता है लॉ बनाना। बट मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हाउस सेशन में नहीं है और एक बहुत अर्जेंट लॉ पास करना है, तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर होती है ऑर्डिनेंस की, विच इज इक्विवेलेंट टू अ लेजिस्लेशन। उनको भी लॉ बनाने की टेम्पररी बेसिस पे एक पावर दी जाती है कि इमरजेंसी बेसिस पे वो बना सके, तो उनको बोलते हैं ऑर्डिनेंसेस। और वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 123 123 123 करके भी आपको याद रह जाएगा, ओके। देन कम्स अपना आर्टिकल 124। अब बेसिकली आपकी क्या बात आएगी, जुडिशरी से रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे सारे के सारे। 124 इस टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिंपल डायरेक्टली 124 किसकी बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन कम्स आर्टिकल 125 इट टॉक्स अबाउट द सैलरीज ऑफ जजेस। आर्टिकल 125 टॉक्स अबाउट द सैलरीज ऑफ जजेस, जजेस को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। देन कम्स आर्टिकल 126 इट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, देन सम एडहॉक जजेस भी होते हैं। अपने को ऑब्वियसली ज्यादा डीप नहीं जाना, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको चीजों को कितना पढ़ना है वो भी जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए किस चीज के बारे में, दैट्स इट। तो आर्टिकल 126 टॉक्स अबाउट एक्टिंग चीफ जस्टिस, क्लियर है। एक एक बार गो थ्रू कर लेंगे, जरूर दिमाग में छप जाएंगे, एक दो बार जरूर देखेंगे, जरूर दिमाग में छप जाएंगे सारे के सारे। देन कम्स आर्टिकल 127 इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। 126 बात कर रहा है एक्टिंग चीफ जस्टिस की, 127 बात कर रहा है एड हॉक जजेस की। Then comes Article 128. It talks about attendance of retired judges at the sitting of the Supreme Court. मतलब रिटायर्ड जज को भी कई बार क्या होता है कि जो जज रिटायर हो चुके हैं उनको भी टेम्पररी बेसिस पे जज बनाने की बात होती है, तो वो किसके अंदर है, आर्टिकल 128 के अंदर, ओके। देन आर्टिकल 129 इट टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 टॉक्स अबाउट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू बिकम अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 129।
डू रिमेंबर इट. Okay, then comes Article 130. It talks about the seat of the Supreme Court. कि सुप्रीम कोर्ट अभी कहाँ, दिल्ली के अंदर है, लेकिन क्या उसकी लोकेशन चेंज की जा सकती है? तो वो आर्टिकल 130 के अंदर बात हो रही है कि यस इट कैन बी चेंज्ड, राइट. तो आर्टिकल 130 टॉक्स अबाउट द सिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 136 इट टॉक्स अबाउट स्पेशल लीव फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, कि उसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस के अंदर एक पिटीशन याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर. किस आर्टिकल के अंदर बात हो रखी है? आर्टिकल 136, 136. ओके, देन कम्स आर्टिकल 137. इट टॉक्स अबाउट द रिव्यू ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि जो ऑलरेडी जो जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू करने की बात हो रखी है. वो किसमें? आर्टिकल 137 में, राइट. जुडिशियल रिव्यू भी बोल सकते हो आप इसको. तो 137 टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू एज वेल. ठीक है, बट इतना डीप नहीं जाना. आर्टिकल 137 किसके बारे में? अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकते हो, राइट. देन कम्स आर्टिकल 141. इट टॉक्स अबाउट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उसके नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब के अंदर भी बाइंडिंग है वो जजमेंट, राइट. तो आर्टिकल 141. देन कम्स आर्टिकल 148. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया इसके बारे में. इट टॉक्स अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग ऑफ कैग, CAG कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. आर्टिकल 148. एक आर्टिकल 76 था, वो अटॉर्नी जनरल का था. ठीक है. देन कम्स आर्टिकल 149. इट टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ CAG. आर्टिकल 148 बताता है CAG क्या चीज है, आर्टिकल 149 उसकी ड्यूटीज और पावर्स बताता है, राइट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. ओके, देन कम्स द स्टेट्स. अब यूनियन की बात होगी तो अब स्टेट्स की बात होगी. पार्ट 6 के अंदर हम कौन से पार्ट में पहुंच चुके हैं? पार्ट 6. ओके, सो पार्ट 6 के अंदर क्या बात हो रखी है? आर्टिकल 153. इट टॉक्स अबाउट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राइट. कि जैसे आर्टिकल 52 बात कर रहा था प्रेसिडेंट की, और आर्टिकल 153 किसकी बात करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट की. गवर्नर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, राइट. देन आर्टिकल 154. इट टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर. गवर्नर के पास क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर होती है? आर्टिकल 154 के अंदर उसकी बात हो रखी है. देन आर्टिकल 161. पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर. वंस अगेन इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है, गवर्नर के पास भी होती है, बट थोड़ों में थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट. उनकी पार्डनिंग पावर्स का आर्टिकल भी याद रखना है, और गवर्नर के आर्टिकल पार्डनिंग पावर का भी आर्टिकल याद रखना है, विच इज 161. देन आर्टिकल 165. एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राइट. एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, लाइक अटॉर्नी जनरल का था ना 76, और स्टेट के अंदर क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है. सेम पावर होती है, और आर्टिकल कौन सा है? 165. ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको कैसे याद रखेंगे? 123 किसकी बात कर रहा था? पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट की. और 213, 213 पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर, सॉरी ऑर्डिनेंसेस पावर, सॉरी 123 बात कर रहा था ऑर्डिनेंसेस की, और 213 213 किसकी बात कर रहा है? गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर बात कर रहा है, राइट. 123 था ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, और यहां पर गवर्नर के ऑर्डिनेंस की बात हो रखी है 213 के अंदर. देन 214. आर्टिकल 214. हाई कोर्ट फॉर स्टेट, कि हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात हो रखी है 214 के अंदर. 214 के 214 के अंदर. 215. हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. जैसे सुप्रीम कोर्ट की हैज टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देन हाई कोर्ट कैन बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. किसके अंदर बात हो रखी है? आर्टिकल 215. क्लियर है इतना? ओके. वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 226. आर्टिकल 226. ये किसकी बात हो रही है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स. लाइक आर्टिकल 32 देखा था हमने, जिसके अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो सुप्रीम कोर्ट था वो इट कैन इशू रिट्स. रिट्स किसके में? अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट आपसे कोई छीनता है, आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई आपसे काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता था कि वो फंडामेंटल राइट वापस बंदे को मिले और चीजें ठीक हो. और यही सेम पावर 226 आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट को भी है, कि वो भी रिट इशू कर सकता है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 226. देन कम्स आर्टिकल 233. अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस. डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की बात हो रखी है आर्टिकल 233 के अंदर. क्लियर है? देन कम्स आर्टिकल 235. इसके अंदर बात हो रखी है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. हाई कोर्ट का बेसिकली, हाई कोर्ट का जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसके नीचे हाई कोर्ट का उस पर कंट्रोल रहता है. किसके आर्टिकल के अंदर बात हो रखी है? 235, 235. क्लियर है? ओके. नाउ कम्स द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द पंचायत, पंचायती राज से रिलेटेड. आर्टिकल्स 243 टू 243 ओ. ये रेंज है फर्स्ट ऑफ ऑल.
इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 243A विच टॉक्स अबाउट ग्राम सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स आर्टिकल 243B विच टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कि पंचायत को कैसे कंस्टिट्यूट करना है। अब पंचायत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी हैं, उनको भी प्लीज नोट डाउन कर ले एक बार। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 और एक 74th अमेंडमेंट है वो पंचायत से, सॉरी म्युनिसिपैलिटी से, अर्बन लोकल से। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इंप्लीमेंट हुआ था 93 के अंदर। तो 73rd और 74th ये भी पंचायत से रिलेटेड है, और कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स भी हैं इनके 11th एंड 12th। शेड्यूल्स के लिए एक छोटी सी वीडियो में अलग से लेके आऊंगा, डोंट वरी। अभी एक बार आर्टिकल्स कंप्लीट करते हैं, राइट। तो ये अमेंडमेंट भी साथ साथ देख लेंगे एक बार। ओके, देन म्युनिसिपैलिटीज आर्टिकल्स 243P टू 243ZG। थोड़ा डीप को पूछ लेते हैं कई बार इससे, तो ये पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZT। म्युनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG। then cooperative societies article 243ZH to 243ZT. okay, scheduled and tribal areas article 244, this is very important। scheduled and tribal areas की बात हो रखी है, ये बेसिकली पंचायती नहीं है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंदर आता है, ठीक है। पंचायती यहां तक ही है अपना 243ZG तक। एनी हाउ scheduled and tribal areas article 244, then center state relations से important articles हैं 245 to 263। क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर लेंगे, सब चीजें याद हो जाएंगी। ओके, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कुछ जो ज्यादा नहीं होंगी, और जो शेड्यूल्स है हमारे, सिर्फ 12 शेड्यूल है, उसको कवर करेंगे। एक और पार्ट इसका आएगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट उसके अंदर आपके कुछ अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है और शेड्यूल्स, इसको कवर किया जाएगा। दैट्स इट। एंड जस्ट लुक एट दिस इज आवर टॉप फैकल्टी। So with this, I wish you all a very good luck. And one more thing, we have launched the module courses for NABARD grade A. Like for example, if you just need to cover ARD module, Agricultural Rural Development module, or let's say ESI module, and you just need to cover that. So उसके लिए भी हमने आपके आगे ऑप्शन रखा है कि आप सिर्फ ARD मॉड्यूल परचेज करें और अपनी प्रिपरेशन को कवर करें, राइट। ESI का मॉड्यूल चाहिए तो वो भी मिलेगा आपको, एंड दोस्त टू एट जस्ट ऑन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹800, राइट। सो हमारे पास जिस टाइप का भी आपको कोर्स चाहिए, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और यूट्यूब पे तो हम ये लाइव सेशंस आपके लिए लेके आ ही रहे हैं, राइट। सो विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम, एंड आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेल। सो टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।